हम लोग इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स मीन्स रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी ये भौतिक रसायन का एक ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनके रेट यानी उनकी दर या उनका वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं का जो वेग है या दर और केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म और रेट को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, जैसे टेम्परेचर है, कैटालिस्ट है, कंसंट्रेशन है, इन सब का अध्ययन फिजिकल केमिस्ट्री के जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है वो केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। किसी रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण है, केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन है, उसे देख करके रेट इक्वेशन बनाना, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर किया जाता है। जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम जो दिया गया रासायनिक साम्य में कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट एट व्हिच ए सबस्टेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग सबस्टेंसेज। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, और रासायनिक अभिक्रिया की दर में जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, तो जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल यानी किसी इक्वेशन को देख करके उसका रेट इक्वेशन बनाया जा सकता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ली जाती है कि वास्तव में किसी रिएक्शन का जो रेट है वो किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के कितने पावर पर डिपेंड करेगा। यानी जैसे फ्रैक्शनल हो सकता है या कोई होल नंबर हो सकता है। सीधा एक्यूरेट रिलेशन केमिकल काइनेटिक्स में बताया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन के कितने पावर पर डिपेंड करेगा। तो काइनेटिक्स में रिएक्शन तीन तरह की होती है। जैसे बहुत फास्ट रिएक्शन हो, तुरंत हो जाए, टाइप ऑफ रिएक्शंस जो काइनेटिक्स में आते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जैसे फास्ट रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन मीन्स तुरंत हो जाए। दो रिएक्टेंट एक दूसरे के संपर्क में पहुंचते ही तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हो। टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स व्हेन कम क्लोज टू ईच अदर, यानी एक दूसरे में मिलाए गए तुरंत आपको प्रोडक्ट मिल जाए। तो जनरली लैब में जो क्वालिटेटिव एनालिसिस कराया जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स गुणात्मक विश्लेषण। जो गुणात्मक विश्लेषण या क्वालिटेटिव एनालिसिस कराई जाती है, जिसमें साल्ट टेस्ट ट्यूब में लेकर के रिएजेंट मिलाते हैं, तुरंत रिजल्ट मिलता है। यानी जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं। जो केमिकल रिएक्शंस तुरंत हो जाती हैं, इंस्टेंटेनियस होती है, मीन्स तत्क्षण हो जाती है, उसी समय हो जाती है।
जिनकी रेट इतनी फास्ट होती है कि तुरंत हो जाए। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो बहुत ही फास्ट चलती हैं, तुरंत हो जाती हैं, मिलाने पर तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, वो फास्ट रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण, एसिड बेस का रिएक्शन है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया, एक्वस मीन्स जलीय होता, वाटर को एक्वा पढ़ते हैं, तो NaOH को जब पानी में घोलेंगे तो उसका सॉल्यूशन एक्वस कहलाएगा। ऐसे HCl का एक्वस सॉल्यूशन है। दोनों रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाए, एक्वस और वाटर लिक्विड बन गया। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड, प्रबल क्षार प्रबल अम्ल। स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड का जो रिएक्शन है वो फास्ट होता है, तुरंत हो जाता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट होती है। ये आयनिक रिएक्शंस है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसमें सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन पहले से हो। इसमें कोई बांड अलग से ऐसा नहीं टूटना होता है कि जब ये दोनों मिलेंगे तभी बांड टूटेगा। इसके सॉल्यूशन में फ्री है सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें भी जब ये वाटर में गया होगा तो वहां इसके आयन फ्री हो गए। बस केवल जब दोनों सॉल्यूशन मिलाए जाएंगे तो साल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो आयनिक रिएक्शंस फास्ट होती हैं। ऐसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं जिसमें अवक्षेप बनते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें दो रिएक्टेंट मिलाए जाए तो जो प्रोडक्ट बने उसमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, यानी मदर लिक्वर में इनसॉल्युबल पदार्थ अगर बनता है, सबस्टांस बनता है जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। दो रिएक्टेंट आपस में मिलाए गए, उनसे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना हुआ, उसमें एक जो इनसॉल्युबल होगा कंपोनेंट, इनसॉल्युबल कंपोनेंट ही प्रेसिपिटेट होता है। जैसे बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया, तो मिलाने पर जो बेरियम सल्फेट बना, ये इनसॉल्युबल कंपोनेंट बना। बेरियम सल्फेट इस मदर लिक्वर में इनसॉल्युबल है, तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। और 2HCl। अब बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में बेरियम आयन क्लोराइड आयन, सल्फ्यूरिक अम्ल के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन। तो होना क्या है, केवल बेरियम आयन को सल्फेट आयन से जुड़ जाना है, यानी आयनिक रिएक्शन है, फास्ट होगी। ऐसे सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया जाए। सिल्वर नाइट्रेट लूनार कास्टिक भी कहलाता है। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया जाए और इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलाया जाए, तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन फ्री हैं, और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोडियम आयन क्लोराइड आयन है। दोनों मिलाए गए तो सिल्वर आयन क्लोराइड आयनों से मिल करके सिल्वर क्लोराइड का इनसॉल्युबल कंपोनेंट बनेगा। सिल्वर क्लोराइड मदर लिक्वर में इनसॉल्युबल होगा, नहीं डिजॉल्व होगा, और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ये प्रेसिपिटेट हो गया, ये प्रेसिपिटेट हो गया। तो इस तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो होती है वो भी फास्ट होती हैं। टेस्ट ट्यूब में आप सॉल्यूशन लिए,
यहाँ सॉल्यूशन आपने सोडियम क्लोराइड का लिया और सिल्वर नाइट्रेट मिलाना शुरू किया। जैसे ही एक बूंद सिल्वर नाइट्रेट के अंदर आएगी तुरंत यहाँ सफेदी आना शुरू हो जाएगा, और ये सफेदी ज्यादा सिल्वर नाइट्रेट पड़ जाने पर हैवी होकर के नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि प्रेसिपिटेशन होने में प्रेसिपिटेट जिसका बन रहा हो, प्रेसिपिटेट जिसका भी बन रहा हो, उनके जो आयंस हैं जैसे सिल्वर आयन, क्लोराइड आयन, बेरियम आयन, सल्फेट आयन, प्रेसिपिटेटेड सबस्टांस जो है उसके आयंस का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अधिक होगा, तभी प्रेसिपिटेट बनते हैं। दो सॉल्यूशन मिलाए गए जैसे सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड एक दूसरे में मिलाए गए, तो सिल्वर और क्लोराइड से ये जो प्रेसिपिटेट है ये तभी बनता है जब सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन दोनों आयनों का जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाए। तो सिल्वर आयन क्लोराइड आयन मिलकर के सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं। अब ये प्रेसिपिटेट आउट तभी होगा जब सिल्वर क्लोराइड का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उससे इनका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए। इसीलिए जब भी प्रेसिपिटेट बनाना होता है तो एक सॉल्यूशन में जब दूसरा मिलाते हैं और प्रेसिपिटेट बनना शुरू करे तो मिलाए जाने वाले रिएजेंट को एक्सेस मिला देते हैं, ज्यादा मिला देते हैं। उससे क्या होगा, जैसे सिल्वर नाइट्रेट ज्यादा मिलाएंगे तो सिल्वर आयन अधिक होगा। अब सिल्वर आयन अधिक होगा, इसको मिला रहे हो, इसको एक्सेस मिला तो ज्यादा सिल्वर आयन अंदर भेज दो। और सोडियम क्लोराइड में जो क्लोराइड पहले लिए जा चुके हैं, तो जब सिल्वर आयन एक्सेस हो जाएगा तो दोनों का यानी सिल्वर का क्लोराइड का जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो सिल्वर क्लोराइड के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये फास्ट होती हैं, और यूं कहिए कि सामान्य रूप से इनके काइनेटिक्स को आप स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुरंत हो जाती है, इसके लिए दूसरी विधियां अपनाई जाती हैं। तो फास्ट रिएक्शन ये हैं जो तुरंत हो जाए, जो इंस्टेंटेनियस हो, तत्क्षण हो जाती हैं, तुरंत हो जाती हैं, उनको फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। अब फास्ट रिएक्शंस के अलावा दो और रिएक्शन हैं जिसको स्लो रिएक्शन और एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन कहते हैं। स्लो रिएक्शंस का ही काइनेटिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। फास्ट रिएक्शन का काइनेटिक्स आगे अन्य मेथड से पढ़ा जाएगा। यहाँ जो काइनेटिक्स होगी वो स्लो रिएक्शंस का होगा। तो जो स्लो रिएक्शंस हैं इनको मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। ये कुछ मिनट्स में, कुछ घंटों में पूर्ण हो जाएगी और एक मेजरेबल या काउंटेबल चेंजेज आपको दिखेगा। ये दिखेगा कि हाँ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड डिसोसिएट हो करके वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर दे। अमोनियम नाइट्राइट, ये अमोनियम नाइट्राइट है, ये डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन गैस और वाटर का फॉर्मेशन कर दे। ऐसे सुक्रोस है C12H22O11, ये डाइसैकेराइडों में सुक्रोज लिखा गया है। सुक्रोस, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोस बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोस दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अगर ये ग्लूकोज लिखा गया है तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज होता है। ग्लूकोज में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज होता है।
ये कीटोन ग्रुप का है, यानी इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके बारे में जानकारी होगी कि ग्लूकोज कौन है, फ्रक्टोज कौन है। और ये सुक्रोज है। सुक्रोज वैसे ये सभी डाइसेकेराइडों का फार्मूला है, सभी डाइसेकेराइड्स का फार्मूला है, लेकिन जब यहाँ सुक्रोज लिख दिया गया तो इसका हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिटें पाई जाती है। ऐसे एस्टर है मेथाइल एसीटेट। एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड और एल्कोहल बनेगी। एसिड और एल्कोहल बना, ये एसिटिक एसिड है और ये मेथाइल एल्कोहल है। ये मेथाइल एसीटेट है। तो इस तरह के रिएक्शंस स्लो रिएक्शंस है, जिसमें आपको मेजरेबल चेंज दिखेगा, जो कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स में पूर्ण होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो इनकी जो रेट है वो सामान्य होती है। इनके काइनेटिक्स को आसानी से जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो स्लो रिएक्शंस जिनके काइनेटिक्स को सामान्य एक्सपेरिमेंटल मेथड्स से पढ़ा जा सकता हो, रीड किया जा सकता हो, इनके रेट पर जो फैक्टर्स है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट आदि के प्रभाव का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है, उनको स्लो रिएक्शंस कहते हैं। अब एक है एक्सट्रीमली स्लो, बहुत ही स्लो रिएक्शन चलती हो। एक्सट्रीमली स्लो, इसको कहते हैं अतिमंद अभिक्रियाएं, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस होती तो है, लेकिन काउंटेबल चेंजेज या मेजरेबल चेंजेज नहीं दिखते। जैसे रिएक्शन होती हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हो, लेकिन बहुत ही स्लो होता हो। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कोई काउंटेबल चेंज आपको न दिखता। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो दिन रात पढ़ ही रहा है, लेकिन उसके अंक अच्छे नहीं आ रहे या उसको अच्छी जानकारी नहीं हो पा रही, तो पढ़ने का कार्य तो कर रहा है, लेकिन कोई काउंटेबल चेंजेस नहीं दिखते। तो ऐसे एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस ऐसे हैं कि रिएक्शन तो होगी, प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन मेजरेबल चेंजेस नहीं दिखते। तो जिनका रेट बहुत ही स्लो हो और कोई मेजरेबल चेंजेस, कोई काउंटेबल चेंजेस ना हो, तो उसको कहेंगे एक्सट्रीमली स्लो हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट कराया जाए, कैटालिस्ट ना हो तो बहुत ही स्लो रिएक्शन चलती है, बहुत स्लो चलती है। और आपको कई वर्षों कह लेते हैं, यानी आप साल भर बैठे रहो, कई साल बैठे रहो, आपको मेजरेबल चेंजेस नहीं दिखेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कोई काउंटेबल चेंज आपको नहीं दिखेगा, तो कहेंगे कि ऐसे रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो है, बहुत ही स्लो है। ऐसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पर जंग का लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी एक्सट्रीमली स्लो है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर रस्ट का फॉर्मेशन हो, ये भी बहुत स्लो रिएक्शन होता है। तो अब रस्टिंग में जैसे गैल्वेनाइजेशन हो जाते हैं, लोहे की ये राड है, इस राड पर मॉइस्चर इकट्ठी हो गई, मॉइस्चर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो गई, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। अब इसमें जो प्योर आयरन है, प्योर आयरन वो एनोड बनता है, और जो
इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी कैथोड बनती है। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से इस पर रस्ट का फॉर्मेशन होगा। रस्ट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। रस्ट जो है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3XH2O। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को रस्ट कहते हैं। तो रस्टिंग एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है। बेसिक लेड एसीटेट कंपाउंड से, बेसिक लेड एसीटेट कंपाउंड से हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन भी एक्सट्रीमली स्लो है। इसमें लेड सल्फाइड काला काला पदार्थ बनता है, ब्लैक कलर का। जैसे व्हाइट पेंट अगर बेसिक लेड कार्बोनेट के बनाए गए तो हाइड्रोजन सल्फाइड के एटमॉस्फेयर में वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक लेड सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह ये सभी रिएक्शंस स्लो हैं, एक्सट्रीमली स्लो हैं, बहुत ही स्लो हैं, यानी कोई काउंटेबल चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। जैसे आप आयरन की रॉड को ले लो और बैठे रहो कितने रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, तो आप बैठे रह जाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो होते हैं जिसमें मेजरेबल या काउंटेबल चेंजेस आपको न दिखें। यानी जैसे कुछ लगे कि हाँ इतनी चेंज हो गई, इतने समय में इतनी चेंज हो गई, तो इनकी चेंजिंग बहुत ही स्लो होती है। चेंज तो होता है, यानी कन्वर्जन तो होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन कोई काउंटेबल चेंजेज आपको समय के साथ नहीं दिखेगा। तो इस तरह ये रिएक्शन हो गई तीन तरह की, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शंस और एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन जैसे सबकी चाल होती है, दर होता है, वेग होता है, वैसे अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की चाल है। तो रेट बताने में हम लोग टाइम के सापेक्ष बताते हैं। जैसे कहते हैं कोई चल रहा है तो यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस चला, यानी वो डिस्टेंस ही उसकी स्पीड होगी जो यूनिट टाइम में वो चलेगा। किसी गाड़ी की स्पीड अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है तो 1 घंटे में चली गई दूरी 40 किलोमीटर है, यानी 40 किलोमीटर दूरी वो तय कर रहा है, 1 घंटे में वो उसकी चाल कहलाएगी। ऐसे रिएक्शन की चाल क्या है? तो रिएक्टेंट डिसअपियर होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, जैसे ए कोई सब्सटेंस है, पी में चेंज हो रहा है, तो इनिशियली यानी शुरुआती दौर में तो आपके पास ए होगा, पी नहीं होगा। ये रिएक्टेंट है, ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो शुरू करेंगे जब इनिशियली तो आपके पास रिएक्टेंट होगा, यानी टाइम t 0 है तो टोटल कंसंट्रेशन इसी का है, ये नहीं है अभी। और टाइम कुछ व्यतीत हो गया, अगर A में से X कंसंट्रेशन चेंज हो गया तो X का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनका कंसंट्रेशन कम होगा, इनका बढ़ेगा, टाइम के साथ ये घटेंगे तब ये बढ़ेंगे, ये डिसअपियर होगा, ये फॉर्म होगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि ये बढ़ेंगे ये घटेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। रेट को बताने में कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे अगर इसी से रेट लिखा जाए, रेट, तो ये डिसअपियर होंगे। अब इनिशियल इनका कंसंट्रेशन जैसे हमने ए लिया, बाद में ए माइनस एक्स हो गया, तो टी समय बाद ए माइनस एक्स हो गया। या ऐसे लिख दिया जाए कि पहले इनका कंसंट्रेशन A2 था,
A1 था फिर A2 हो गया, तो चेंज क्या हुआ, A2 माइनस A1, ये चेंज हो गया कंसंट्रेशन। और टाइम पहले T1 था फिर T2, तो टाइम में परिवर्तन क्या हुआ, T2 माइनस T1। तो डेल एक्टिव मास ऑफ A अपॉन डेल T, चेंज इन एक्टिव मास ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, यानी किसी समय अंतराल में जो कंसंट्रेशन चेंज हुआ उसी को रेट कहा जाएगा। अब जैसे टाइम जो लिया जा रहा है, टाइम इंटरवल अगर लंबा है तो वो एवरेज रेट बन जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा चेंजिंग, थोड़े समय के लिए चेंजिंग लिया जाए तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा, यानी तत्क्षण वेग कह सकते हो या तात्क्षणिक वेग कहा जाएगा, तुरंत, यानी थोड़े सा चेंज हुआ तो उस समय रेट क्या है, विद इन नन टाइम, और कंसंट्रेशन थोड़ी सी बदली तो उस समय रेट क्या है, तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में dx अपॉन dt लिख देते हैं। अति सूक्ष्म समय अंतराल, बहुत थोड़े, इनफाइनेटली स्मॉल ये है, बहुत थोड़े समय अंतराल में कंसंट्रेशन जो चेंज हुआ वो dx है। तो ये रेट लिखने का तरीका है। इसके रिस्पेक्ट में आप रेट अगर लिखेंगे, अब देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो यहाँ माइनस साइन लगा दिया जाए। माइनस साइन का मतलब होगा कि कंसंट्रेशन इनका चेंज होगा तो ये डिसअपीयर होंगे, ये घटेंगे, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा, तो प्लस साइन तो अपने आप छिपी रहती है, डेल एक्टिव मास ऑफ P अपॉन डेल T। तो रेट को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिसअपीयर होता है, घटता है, कम होता है, इसलिए माइनस साइन लगाते हैं उसके सामने अगर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखा गया, और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखा गया तो प्लस साइन लगाएंगे। प्लस का मतलब वो इंक्रीज कर रहा है, माइनस का मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को किसी के रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है, जैसे कोई केमिकल इक्वेशन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों केमिकल कॉम्बिनेशन करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसका एवरेज रेट लिखना हो तो नाइट्रोजन डिसअपीयर होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन माइनस डी एक्टिव मास ऑफ N2 अपॉन dt लिखा जाएगा। नाइट्रोजन के डिसअपीयर होने का जो रेट है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए, एक मोल जब तक नाइट्रोजन डिसअपीयर हो रहा है तब तक हाइड्रोजन के 3 मोल डिसअपीयर हो रहे हैं, मतलब इसका डिसअपीयरेंस फास्ट है। जितने समय में इसका एक खर्च होता है उतने समय में इसका 3 खर्च होता है, तो इसका खर्च होना, इसका जो कंजम्पशन है वो फास्ट है और इनसे 3 गुना फास्ट है। तो इनका जो डिसअपीयरेंस होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, वो हाइड्रोजन के डिसअपीयरेंस का 1/3 होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा -1/3 डी एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन dt, और बराबर होगा, इनका फॉर्मेशन हो रहा है तो 1/2 डी एक्टिव मास ऑफ अमोनिया अपॉन dt। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे गए हैं रेट के। जो एवरेज रेट इसका बनेगा वो नाइट्रोजन के डिसअपीयरेंस के, यानी नाइट्रोजन के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के इक्वल होगा, हाइड्रोजन के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का 1/3 होगा, अमोनिया के रेट ऑफ फॉर्मेशन का हाफ होगा। इस तरह किसी रिएक्शन को देख करके उसके एवरेज रेट यानी ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। कोई रिएक्शन होगी इस तरह लिख देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स क्या है,